गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताए जा रहे थे, तो उनमें से देखिए एक क्वेश्चन जो आता है ज़्यादातर कि द्विविखंडन और बहुविखंडन में क्या अंतर है। देखिए जब एक कोशिका दो भागों में टूट जाती है और प्रत्येक भाग विकसित होकर के नया जीव बना लेता है, ये विधि एक कोश की जीवों के लिए होता है। और जब एक कोश की जीव दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, दो भागों में केवल, तो उसे द्विविखंडन कहते हैं और ये हाइड्रा और ईस्ट में होता है। फिर इसी तरह बहुविखंडन में क्या अंतर है, तो बहुविखंडन में जब एक कोश की जीव दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसको कहते हैं बहुविखंडन, और जब दो भागों में टूटता है तो वो कहलाता है द्विविखंडन। बहुविखंडन में क्या होता है कि प्रत्येक भाग विकसित होकर के नया जीव बना लेता है, जैसे मलेरिया परजीवी आपका प्लाज्मोडियम होता है। तो इस प्रकार जो है एक क्वेश्चन है कि द्विविखंडन और बहुविखंडन में क्या भिन्नता है। तो द्विविखंडन में कोशिका एक कोश की जीव दो भागों में टूटता है और उसमें जो है बहुविखंडन में एक कोश की जीव दो या दो से अधिक भागों में टूटता है। ठीक है, अब दोनों में प्रत्येक भाग विकसित होकर के नए जीव का निर्माण करता है। तो वो हो गया आपका एक क्वेश्चन। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो देखिए डीएनए की जब कोई एक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में टूटती है तो उसकी कई प्रतिकृतियां बन जाती हैं, वही डीएनए की प्रतिकृति कहलाती है। और जो डीएनए की प्रतिकृति बनती है उसी से जो है नई कोशिका का निर्माण होती है। ये कोशिकाएं क्या करती है, रासायनिक अपक्रियाएं करती हैं जिससे डीएनए की दो प्रतिकृतियां बन जाती हैं और ये दोनों कोशिकाएं प्रजनन में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो डीएनए की प्रतिकृति से प्रजनन की क्या भूमिका है, तो क्योंकि दो कोशिकाएं बनती हैं और वही कोशिकाएं प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो नर युग्मक और मादा युग्मक बनाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड्स में क्या अंतर है। तो देखिए जो एक ग्रंथि होती है केवल नर में पाई जाती है, मेल में, तो केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स और शुक्राशय में क्या अंतर है, तो अंतर क्या पूछा जाता है, इनका क्या महत्व है शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो ये देखिए आपको मालूम है कि शुक्राशय से जो तरल पदार्थ निकलता है या प्रोस्टेट ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन्स या एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं जो पुरुषों में दाढ़ी मूछें वगैरह निकलती हैं, तो हार्मोन्स के कारण होते हैं। वो हार्मोन्स आपका टेस्टोस्टेरोन्स है जो टेस्टिस यानी वृषण से स्रावित होते हैं और वो जो शुक्राणु बनते हैं वो शुक्राशय जो शुक्रवाहिका होती है वहाँ पर तरल रूप में पाए जाते हैं, और जो शुक्राणु होते हैं नर में जो पाए जाते हैं वो उनसे वो पोषण प्रदान करते हैं। वो शुक्राणु उनको भोजन के रूप में शुक्राणुओं को भोजन प्राप्त होता है। तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड्स इनका महत्व ये है कि ये दोनों, इनसे जो स्रावित पदार्थ है शुक्रवाहिका में एकत्र हो जाता है और वो जो है शुक्राणुओं को वहाँ पर रहने के लिए सुविधा मिल जाती है और उससे वो पोषण प्राप्त करता है। तो ये कार्य है क्योंकि ये केवल नर में पाई जाती है और जो आपका शुक्राशय है ये शुक्रवाहिका, इससे एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसमें शुक्राणु होते हैं और वो शुक्रवाहिका में पहुंच जाते हैं। ये जो वृषण है ये शरीर के अंदर नहीं होते, ये उदर गुहा में शरीर के बाहर होते हैं, क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए शरीर में ताप की आवश्यकता होती है और शरीर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिससे शुक्राणु बन नहीं पाते, जबकि अंडाणुओं को कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए मादाओं में जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, तो वहाँ पर वो जो है अंडाशय जो ओवम बनते हैं उनको कम ताप की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो जो है अंदर होते हैं, जबकि जो वृषण होते हैं शरीर से बाहर होते हैं, उनमें शुक्राणु बनते हैं क्योंकि उनको कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए वो शरीर में देह उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन है क्या। तो आपको मालूम है कि ये जितना भी डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन की क्रिया पुष्पी पौधों में होती है जिनमें पुष्प बनते हो, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, आवृतबीजी प्लांट्स में होता क्या है कि इसमें दो नर युग्मक बनते हैं। पहला नर युग्मक, क्योंकि दो नर युग्मक पराग नलिका, क्योंकि पराग कोश के अंदर परागकण बनते हैं, अब पराग कणों को ही हम नर युग्मक कहते हैं। जब उसमें पराग कणों की भित्ति में आउटग्रोथ होती है तो पराग नलिका निकलती है,
उसमें दो नर युग्मक बनते हैं। पहला नर युग्मक एक सेल से जुड़ता है और भ्रूण बनाता है, फिर दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से जुड़ता है और भ्रूणपोष बनाता है। इस प्रकार निषेचन 2 बार होता है, पहली बार भ्रूण बनने में और दूसरी बार भ्रूणपोष बनने में, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। इसकी खोज नवासिक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। डबल फर्टिलाइजेशन है क्या, उसको थोड़ा सा इसके माध्यम से समझिए, क्योंकि परागण के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और जब परागण की क्रिया हो जाती है तो नर युग्मक मादा युग्मक में पहुंच जाते हैं, उस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद वो नर युग्मक जो दो नर युग्मक बनते हैं, तो पहला नर युग्मक एग सेल यानी अंड कोशिका से जुड़ता है और बनाता है भ्रूण, और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से जुड़ता है और बनाता है भ्रूणपोष। देखिए आपको मालूम है कि ये दोनों युग्मक क्या होते हैं, अगुणित हैप्लॉइड होते हैं। N और M जुड़ करके द्विगुणित संरचना यानी भ्रूण बनाते हैं। द्विगुणित होती है यानी डिप्लॉइड, ये दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड। इसी तरह ये नर युग्मक आपका अगुणित है, हैप्लॉइड, और ये द्वितीय केंद्रक 2 केंद्रक है तो ये द्विगुणित है यानी डिप्लॉइड। तो जब अगुणित और द्विगुणित दोनों जुड़ते हैं तो बनता क्या है, त्रिगुणित संरचना बनती है, उसको कहते हैं भ्रूणपोष। त्रिगुणित का मतलब त्रिसंलयन। एक क्वेश्चन आता है त्रिसंलयन या त्रिसमेकन किसे कहते हैं, तो जब दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से जुड़ता है तो इस क्रिया को त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहते हैं, क्योंकि त्रिगुणित संरचना यानी भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जितने भी आपके ग्रेमनी कुल के पौधे होते हैं, अनाज जो भी होते हैं, तो उनमें जो भोजन संचित होता है भ्रूणपोष के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये द्विनिषेचन की क्रिया है। 2 बार निषेचन होता है, पहली बार में भ्रूण बनता है, दूसरी बार में भ्रूणपोष बनता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। इसकी खोज नवासी ने की थी। और इन्होंने बताया था कि ये द्विनिषेचन की क्रिया आवृत बीजी पौधों में या पुष्प वाले पौधों में होती है। इसके बाद आता है कि पुमंग और जायांग में क्या अंतर है, तो पुमंग और जायांग देखिए, पुमंग को एंडोशियम बोलते हैं जो नर जनन अंग है, और एक होता है जायांग जो मादा जनन अंग है। ये पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, ये पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर, और इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर। इसमें 3 चीजें बनती हैं। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, दूसरा होता है योजी कनेक्टिविटी, और तीसरा होता है पुतंत्र फिलामेंट। इस प्रकार की संरचना होती है। ये परागकोश है, ये योजी है और ये पुतंत्र। इसी तरह स्त्री केसर की इकाई को हम क्या कहते हैं, अंडक या कार्पेल बोलते हैं। स्त्री केसर को मादा जनन अंग की इकाई है स्त्री केसर, मादा जनन की इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर या अंडक बोलते हैं, कार्पेल्स। इसकी संरचना इस प्रकार होती है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र जहां से नर युग्मक अंदर जाता है, दूसरा स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग वो वर्तिका कहलाती है, स्टाइल बोलते हैं, वर्तिकाग्र को स्टिग्मा बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है ओवरी, ओवरी बने अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बीजांड, और बीजांड के अंदर होते हैं बीज। तो निषेचन के बाद सब चीजें सूख करके मुरझा करके गिर जाती हैं, केवल क्या बचता है, अंडाशय बचता है, और अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आता है कि लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो लेडिंग सेल्स जो है वृषण में पाई जाती हैं जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आता है ग्रैफियन पुटिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ग्रैफियन पुटिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं जो अंडाणुओं को निष्कासित करती हैं। इसी प्रकार की पुरुष नारी विकास हार्मोन्स या पुरुष विकास हार्मोन्स किसे कहते हैं, जिसमें नर के लक्षण
दिखाई देते हो जिस हार्मोन्स के कारण, जैसे दाढ़ी मूछें निकल आती हैं, तो ये किस हार्मोन्स के कारण? तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन, पुरुष विकास हार्मोन्स बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टो का मतलब टेस्टिस यानी ब्रसड़ से उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन्स कहलाता है। और उसी में एक हार्मोन्स और होता है एंड्रोजन। तो ये दोनों हार्मोन्स पुरुष विकास हार्मोन्स होते हैं। और एक होता है नारी विकास हार्मोन्स। तो वो कौन से होते हैं? तो वो अंडाशय से स्रावित होते हैं, ग्रैफियन पुटिकाओं से स्रावित होते हैं, वो होते हैं प्रोजेस्टेरॉन। और एक होता है एस्ट्रोजन। जो मादाओं में लक्षण दिखाई देते हैं जैसे शरीर का विकास हो जाना, ठीक है, और शरीर के जो श्रोणि मेखला है वो चौड़ी हो जाती है, श्रोणि मेखला मतलब कमर, तो वो जो है बालिकाओं में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो भी हार्मोन्स के कारण। अब वो हार्मोन्स क्या है? आवाज पतली होना, शरीर का विकास होना यानी स्तन ग्रंथियां वगैरह विकसित हो जाना, तो वो क्योंकि 11 से 14 वर्ष की आयु में उत्पन्न होते हैं, तो वो हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन। और एक होता है एस्ट्रोजन। तो ये दोनों हार्मोन्स ये क्या कहलाते हैं? नारी विकास हार्मोन्स। और ये दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं? पुरुष विकास हार्मोन्स होते हैं, पुरुष विकास हार्मोन्स। तो इस प्रकार जो है ये हार्मोन्स के बारे में। इसके बाद आता है सीमित परिवार से क्या लाभ है, क्या महत्व है। तो देखिए सीमित परिवार से एक तो रोजगार के अवसर सरलता से प्राप्त होते हैं, मतलब ज़्यादा, क्योंकि जनसंख्या होने से रोजगार सभी को नहीं मिल सकता, तो अच्छे अवसर मिल जाते हैं। और परिवार का जो है सदस्य कोई ना कोई, उसको समस्या नहीं रहती, कहीं ना कहीं वो जॉब करने लगता है, उसकी उन्नति और विकास तेजी से होने लगता है जब सीमित परिवार होता है। पारिवारिक आय का जो धन होता है वो परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसको लाभ उठाने का मौका मिलता है सीमित परिवार वाले को। सीमित परिवार से एक तो ये है कि माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सीमित परिवार से परिवार की जो है समस्याएं दूर रहती हैं, दैनिक ज़रूरतें पूरी होती हैं, और जो है शिक्षा की व्यवस्था ये, और जो है आवास, भोजन, इन सब की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। तो सीमित परिवार से भी ये लाभ। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो स्वेद ग्रंथि, मतलब जैसे कि वो कौन सी ग्रंथि है जो स्तन ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। तो वो होती है स्वेद ग्रंथि, त्वचीय ग्रंथि होती है जो स्तन ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है कि निषेचन, नर और मादा में निषेचन कहाँ होता है, मतलब मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है, वैजाइना में होती है कि अंडवाहिनी नलिका में होती है? तो जो निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। अब भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो वो गर्भाशय में होता है यानी यूट्रस में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको जितने भी NCERT क्वेश्चन है वो आपको बताए गए हैं।